Hello students of class 12th, welcome back. In the previous term we have studied about the electric field, especially the electric field due to different terminals, charge, wire, cylinder नहीं पता था, याद है ना? अब करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करना, हमें एक थ्योरम यूज करनी है जिसका नाम है गॉस थ्योरम। अब समस्या एक और नई खड़ी हो जाती है कि इफ वी आर यूजिंग गॉस थ्योरम तो हमें इसके लिए किसी भी काम को करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग यू नीड सम टूल्स। तो गॉस थ्योरम के लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए? हमें टूल्स चाहिए एरिया वेक्टर, एरिया एंड एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा लेकिन बताऊंगा ऐसे नहीं, बुक में दी हुई है, नहीं आप लोग कहेंगे बताया नहीं, जिसका नाम होता है सॉलिड एंगल। सुना है अभी तक देखा नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत पड़ती भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है हमारे पास कि पहले हम ये समझते हैं एरिया वेक्टर होता क्या है। अब तक हमने पढ़ा एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया इज नाउ यूजिंग वी आर एज अ वेक्टर। तो लिसन टू माय डियर, यू कैन सी दिस सरफेस, दिस इज वेरी सिंपली अ सरफेस। सरफेस मींस कोई भी एरिया। इस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं जिसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो, जस्ट लाइक दिस। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो you have to take an area like this, you can take any like this, and there should be a vector, this vector A, which is equals to A into A cap of the vector. What is this? The magnitude of area A. And what is this? Very simple thing my dear, डायरेक्शन, जिसे आपने नाम क्या दिया था? यूनिट वेक्टर। आप सबके घर में विंडो है, रेयर होगी ना, दरवाजा होगा, गेट होगा। विंडो है तो उससे एयर भी आएगी, विंडो है तो उससे एयर भी आएगी, और जो एयर आएगी वो एयर कैसे आएगी? अगर सपोज करो मेरी यही विंडो है, अब इससे एयर आ रही है ऐसे, मैं जो समझाने जा रहा हूं वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करूंगा, याद रखना है चीज को। एयर आ रही है ऐसे ज्यादा आएगी, या ऐसे तिरछी होकर थोड़ी सी एयर आए तो ज्यादा आएगी, इधर ऐसा कट लिया ना। तो किस फील्ड में सबसे ज्यादा एयर आने वाली है? परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग परपेंडिकुलर, पहली बात। और इस परपेंडिकुलर को हम कहां यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट पे लौट के आते हैं दोबारा से। जैसे हमारा एरिया वेक्टर हुआ, एरिया वेक्टर मींस, रिपीट करते हैं जैसे, एरिया वेक्टर मींस a vector which in area you are taking an area which is a vector having magnitude equal to the area but direction is perpendicular to the area. लौट के आते हैं सॉलिड एंगल पे। एक जनरल एंगल आप लोगों ने पढ़ा है। जनरल एंगल मींस आपके पास एक लाइन है, इस लाइन को आप इस एंगल पे फिक्स कर दीजिए और इसको रोटेट करा दीजिए। ये जो फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगी, इस फिजिकल क्वांटिटी को आप बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो यहां पे हमें दो चीजों की जरूरत थी। एंगल को मेजर करने के लिए मुझे क्या जरूरत थी? आर्क और रेडियस। क्या जरूरत थी? आर्क एंड रेडियस। और एंगल का फॉर्मूला भी ऐसे बनता था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंड इंटरेस्टिंग बात, डायमेंशन निकालो, जीरो मतलब है नहीं, जीरो नहीं बोलेंगे, एल पावर जीरो है नहीं, 1 लिखेंगे। यूनिट निकालो, है नहीं, मीटर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, जीरो, कोई यूनिट है ही नहीं। तो ये डायमेंशन लेस यूनिटलेस क्वांटिटी, लेकिन इसकी एक यूनिट बनाई गई क्योंकि हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत ज्यादा यूज हो रही थी। तो इस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से हमने एक यूनिट बनाई, उस यूनिट्स को हमने स्पेशल यूनिट क्या थी? रेडियन। ठीक है, अब क्या करते हैं? इमेजिन कर सकते हैं कुछ बढ़िया सी चीज। सपोज करो ये जो सरफेस एरिया है इसमें मैंने छोटे छोटे कील लगा दिए इक्वल लेंथ के।
इक्वल लेंथ के यहां से लेके यहां तक पूरे में 3 लगा दिए नेल्स, टक टक टक। उसमें हमने धागा बांध दिया, धागा टक कर दिया वहां पे अच्छे तरीके से इक्वल लेंथ को, और सारे धागों को बांध के मैं कस के पकड़ के यहां ले आया। इमेजिन करो फिगर, मजा आएगी। एक फिगर बनेगा जिसका एक ऐसा टाइप का एंगल होगा, बनेगा। इस पूरे एंगल को, जो उस एरिया ने एक पॉइंट पे एंगल बनाया, उस पूरे एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि नाउ द लाइन इज नॉट मेकिंग द एंगल, द एरिया इज मेकिंग द एंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल, क्योंकि फिगर हमारा सॉलिड है। बॉडी क्या है? सॉलिड बॉडी है। तो जब सॉलिड बॉडी एंगल आएगी तो एंगल, और पतली सी बॉडी तो नॉर्मल एंगल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सॉलिड एंगल। हम सॉलिड एंगल क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसे कौन से दौरे पड़े गए हम सॉलिड एंगल पढ़ना शुरू कर दिए? क्या सर फिजिक्स तो बनी इसीलिए है कि कुछ ना कुछ नया साइंटिस्ट करके चले जाते हैं और सब बर्बाद कर देते हैं, हमको पढ़ना हमको पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हमने ऐसा किया। देखिए मेरी बात समझिएगा, मुझे कभी सरफेस से कोई कैलकुलेशन करनी हो तो मैं सरफेस से एंगल सबटेंड कराऊंगा, तो मुझे उस एंगल को कोई नाम देना होगा या नहीं? वही हमारा नाम सॉलिड एंगल है। वही हमारा नाम क्या है? सॉलिड एंगल है। कि जो ये सरफेस, पर्टिकुलर सरफेस जो मेरे यहां सामने है, मेरे इस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब देखो तो समझते दो तरीके से। मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस ने यहां पर एक एंगल बनाया इस फॉर्म में, ठीक है। दिस एंगल इज द सॉलिड एंगल। क्या हर बार ये सॉलिड एंगल जो है आपका जो बन रहा है यहां से, इस एरिया ए से परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, लेकिन जब तक परपेंडिकुलर तब तक की बात कर रहा हूं, जो नहीं होगा वो भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एरिया वेक्टर ये होगा, अगर ये ए है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होना है सरफेस के। तब हमारे सॉलिड एंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है कि यहां क्या था? आर्क। किससे बन रहा था? आर्क से। अब किससे बन रहा है? एरिया से। तो यहां हो जाएगा एरिया। उस समय क्या था? रेडियस। यहां क्या हो जाएगी? रेडियस स्क्वायर। तो हमारा सॉलिड एंगल बन जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। कहीं कहीं एरिया का नाम एस दिया हुआ है तो घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है। एस फॉर सरफेस और सरफेस फॉर सरफेस एरिया, तो वहां पर हम उसे एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट सर यहां पे जरूरी है कि हम एरिया इसी पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट से निकाल रहे हो? नेवर, जरूरी नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये लेंगे एरिया और पॉइंट ले लिया, ये लिया एरिया और पॉइंट ये ले लिया, बन गया। ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी हो गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये आपकी डायरेक्शन। इन दोनों ने एंगल बनाया हुआ है थीटा, तो यहां ए ना यूज होके क्या यूज हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा? ओमेगा। तो आप क्या करेंगे? ए यूज ना करके उस जगह पे क्या यूज कर लेंगे? ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन सबको मारते हैं गोली, क्योंकि इनकी यहां बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बता रहा हूं क्यों। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को कवर करने वाला कौन होगा? स्फीयर। पॉइंट चार्ज छोटा सा, कवर कौन करेगा? स्फीयर बड़ा सा। इस स्फीयर को कवर करेगा, तो यहां से इस स्फीयर से मैंने आपको एक बार बताया था, एक चार्ज रखा है तो कितने एरिया में जा रहा है? भाई इसका पूरे सरफेस एरिया में जा रहा है, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू बात करते हैं। देखो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। सरफेस से एंगल कितना बनता है? 4 पाई। जो जनरली ये बात नहीं समझ पाए थे कि स्फीयर हमारा कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? 4 पाई। कैसे बनाता है? तब ऐसे बनाता है। ऐसी एक बात और इंटरेस्टिंग बताते हैं कि सर्किल से बना हुआ एंगल 2 पाई होता है। क्यों भाई? सर्किल क्या है? रेडियस। अगर सर्किल का हम ये लेंथ निकालें क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, और 2 पाई आर यहां लगा दो आर्क में, 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल, 2 पाई। सर्किल कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। तो विद द हेल्प ऑफ एंगल and the solid angle you can calculate the which thing you can calculate the angle subtended by the surface subtended by the particular arc on the particular point. Clear? So not to worry about it कि भाई ये क्या है, बस मेन बात हमें याद रखनी है एरिया वेक्टर। ठीक। अब आए हमारे गॉस भाई साहब। बहुत समय तक गॉस की थ्योरम यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती थी,
उसके बाद सिलेबस से हटा दिया गया, कहा इसका कोई यूज नहीं है, बेकार चीज है। फिर बाद में दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया गया सारे सिलेबस में। क्यों? क्योंकि इसके काफी यूजेस थे, वो यूजेस ही पढ़ने हैं। तो गॉस ने क्या थ्योरम दी, अब हम उस थ्योरम के पास आते हैं। गॉस भाई साहब बोले कि अगर हमारे पास कोई भी एक एरिया है और वो एरिया किसी चार्ज को एनक्लोज करता है, मींस हमारे पास एक चार्ज होना चाहिए और उस चार्ज को कोई एरिया एनक्लोज करना चाहिए, तो उससे एनक्लोज होने के बाद कनेक्टेड फ्लक्स, अभी हम फिर दोबारा से रुकेंगे, गॉस थ्योरम समझाने के बाद फ्लक्स पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि हम अभी गॉस थ्योरम पे क्यों नहीं पहुंचे? अगर ये हमारे 3 टूल्स, नंबर 1 एरिया, नंबर 2 सॉलिड एंगल, नंबर 3 फ्लक्स क्लियर हैं, तो भैया गॉस थ्योरम ये समझ में आया? देखिए, तो हम गॉस थ्योरम में आ रहे हैं। हमने क्या कहा है आपसे कि हमारे पास एक चार्ज होगा, चार्ज से कौन निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, माइनस चार्ज है उससे अंदर की तरफ आएंगी। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। नेक्स्ट इज कि भाई ऐसा होगा तो कनेक्टेड एरिया से जो फील्ड लाइन कनेक्ट होती हैं कितनी होंगी, कब होंगी, ज्यादा होंगी, कम होंगी, क्या होंगी? लौट के आगे पुरानी बात पे कि हमारे पास एक विंडो है, विंडो से अंदर एयर एंट्रेंस कर रही है। अगर विंडो से एयर ने एंटर किया, एंट्रेंस लिया, वहां से उसने एंटर किया आपके यहां, तो कब वो ज्यादा एंटर करेगी और कब वो कम एंटर करेगी, इस बात की कैलकुलेशन ही एयर फ्लक्स होती है। बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसे एयर फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स मतलब फ्लक्स नहीं कर देना है, फ्लक्स। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या है कि हमको क्या करना है? फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। कैसे काउंट कर रहे हैं? फील्ड लाइंस को काउंट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस passing perpendicular, perpendicular पूरी स्पेलिंग लिखते हैं, समझ में आएगा। perpendicular to surface, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल फील्ड लाइन के नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जो काउंट की जा रही, 1 2 3, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 13 तक ना गिनना, मालूम पड़े तुम लोग दूसरे गाने में चले जाओगे। ठीक, तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर मिल तो गया, लेकिन लाइंस की काउंटिंग करनी है। कैसे काउंट करें? अगर मुझे किसी यूनिट एरिया से नंबर ऑफ लाइंस मालूम पड़ जाए, टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या होगा? लाइंस मिल जाएंगी। यही किया गया कि भाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं phi से, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहां phi e लगा देते हैं। आप लगाएं ना लगाएं, अंडरस्टूड है अपने आप में, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो b जरूर लगाइएगा। क्यों? अगर आपने ये कह दिया कि phi इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स b लगाएंगे यहां पे। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा? भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कैसे कैलकुलेट किया कि भाई आपके पास क्या था? सपोज करो ये है आपके पास एक प्यारा सा फिगर बनाते हैं, स्वीट सा फिगर। उतना प्यारा बनाना हमेशा जितना अपने को समझते हो। चाहे अपने को देखने में कैसे ही लगे, लेकिन अपने को समझते तो अच्छे ही ना हमेशा। नहीं समझते तो मत बनाना, कौन रोक रहा है? बन गया। ये सारी लाइंस क्या है? इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है। क्या है? एरिया वेक्टर के पैरेलल है। अब इंटरेस्टिंग बात, मेरे पास अगर कोई भी सरफेस है और उस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और इसी के साथ में पैरेलल लाइन जा रही है, तो इसका मतलब वो लाइन भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, तभी वो एरिया वेक्टर के पैरेलल हैं। तो अगर आपको एंगल एरिया वेक्टर से दिया हुआ है तो आपको जो एंगल दिया होगा वही एंगल यूज करिएगा। लेकिन अगर एंगल सरफेस से दिया है तो सोचने वाली बात है कि सरफेस से
जो एंगल होगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे, 30 दिया 60 कर देंगे। क्यों 90 में 30 60? क्योंकि हमें एरिया वेक्टर से एंगल निकालना होगा। कहां से एंगल निकालना है? एरिया वेक्टर से। और एरिया वेक्टर कहां है? एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर कहां है? एरिया के परपेंडिकुलर है। तो भैया इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अगर S लिया है S लिख दीजिएगा, A लिया है A लिख दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। एक ही पैटर्न यूज करना है, मैं शुरू से एक पैटर्न यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। सपोज करते हैं कि ये ना होके मेरे पास कहानी ये है, एक और प्यारा सा फिगर बना लेते हैं क्यूब टाइप का, बन गया। और अब की लाइंस ऐसे जा रही है, चार ही बना देते हैं, कौन सी परेशानी है। फील्ड लाइंस का मतलब समझ में आता है ना, या प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, जिसकी वजह से लाइंस प्लस टू माइनस की तरफ जा रही होंगी। और एरिया वेक्टर कहाँ है? यहाँ कहीं बना लो अपने मन से। ये कितना एंगल बना रहा है? कोई ना कोई एंगल बन रहा है। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब E को इधर ब्रेक करके लाएंगे तो E cos थीटा लग जाएगा, A को इधर ब्रेक करके लाएंगे तो A cos थीटा लग जाएगा। दोनों में से किसी को ब्रेक करेंगे cos कंपोनेंट आएगा, क्योंकि जहां से एंगल बनता है वहां पर कंपोनेंट cos होता है और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin होता है। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो phi इज इक्वल्स टू EA cos थीटा होगा। थोड़ा सा 11th क्लास में एंटर करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं चीज। क्या जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों के बीच के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट की तरफ अगर हमें रिजॉल्व करना होता था तो हम क्या यूज करते थे? डॉट प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑब्टेन होने वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी स्केलर हो, तो वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट रहता है? वेक्टर। सॉरी फॉर दैट, वो प्रोडक्ट कैसा होता था? हमारा स्केलर प्रोडक्ट। तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और अगर ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट, और ऑब्टेन होने वाली क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये कैसी क्वांटिटी है? काउंटिंग नंबर 5 10 15 20 25, डायरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। तो हम इसे लिख सकते हैं phi इज इक्वल्स टू E डॉट A। इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक हम ऐसे चल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं पूरे सरफेस एरिया की बात करना चाहता हूं या कोई स्मॉल सरफेस एरिया की बात करना चाहता हूं, तो ये जनरल केस ना लिख के हम वहां लिखेंगे d phi। फ्लक्स कनेक्टेड टू द स्मॉल एरिया इज गिवन बाय E डॉट dA। लिख सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? भाई फ्लक्स तो वही है, आपने एरिया छोटा सा ले लिया तो एरिया वेरी कर रहा है ना, फ्लक्स वेरी कर रहा है ना। क्लियर? अगर मुझे इसी को बताना पड़े कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो उसके लिए हम दो फंक्शन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन एंड एज वेल एज समेशन। समेशन कब यूज करेंगे? जब डिसकंटीन्यूअस सम करना हो, और इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे? जब हमें कंटीन्यूअस सम करना हो। तो हियर इज द कंटीन्यूअस सम, सो आई कैन यूज इंटीग्रेशन ऑफ d phi इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। आप देख रहे हैं मैंने इंटीग्रेशन में भी एक सर्कल बना दिया, ऐसे इंटीग्रेशन बनाया और इंटीग्रेशन में भी सर्कल बना दिया। ये फाई नहीं है, फाई स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी मुड़ी हुई लाइन है, इंटीग्रेशन वाली लाइन है। ये शो करती है ओवर अ क्लोज सरफेस। पूरे सरफेस के लिए सरफेस पूरा क्लोज होना चाहिए। जैसे मैं कमरे के अंदर हूं, कमरे का सरफेस मुझे क्लोज किए हुए है, तो मैं एक क्लोज सरफेस के अंदर हूं। अगर आपको कार के अंदर बैठा दिया गया, आपको कार का सरफेस क्लोज किया हुआ है, आप क्लोज सरफेस के अंदर हैं। आपको स्फीयर के अंदर बैठा दिया गया, स्फीयर आपको क्लोज किए हुए है, आप क्लोज सरफेस के अंदर हैं। और अपने आप को अगर चार्ज इमेजिन कर लेंगे तो चार्ज कहां है? क्लोज सरफेस के अंदर है। तो हमारी सरफेस अगर क्लोज है तो उस केस में इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, कोई रूल चेंज नहीं होगा। बस हम इतना बता रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द क्लोज सरफेस। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना गॉस थ्योरम। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट कि लेट मी स्टार्ट द गॉस थ्योरम। व्हाट इज गिवन बाय this Gauss theorem? Two things are required for the Gauss theorem. Number one, we have to calculate it by
the charge that is covered by a surface. Suppose that you have a charge Q and there is a surface dA, a small surface dA. This is its radius. First of all, the first need, you have to cover this surface like it. Clear? This is what area vector or dA vector. This is charge Q at point O. So electric field will be in this direction also, because electric field is now passing perpendicular to the surface. So the direction of dA and E are same. So there is no cos theta, no cos 0. Let me prove this by two methods. पहले हम बहुत सिंपल मेथड से बात करते, तो गॉस थ्योरम थी क्या, पहले देख लेते हैं कि पहली बार उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया किसी चार्ज को परफेक्टली कवर करता है, तो इसको करना है, इस चार्ज को ये सरफेस एरिया परफेक्टली कवर करता है, तो इससे कनेक्टेड टोटल फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, इससे कनेक्टेड क्या, टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, both are the vectors, is 1 upon epsilon naught times of the charge or q upon epsilon naught. अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर यहां तो रेडियस r थी, इस r रेडियस के लिए था, हमने जनरल बात की है यार, 5 सेंटीमीटर, तब भी आंसर यही होगा q upon epsilon naught, r पे डिपेंड ही नहीं करना ना, देखो r है कहां है, अगर रेडियस यहां है तब भी फ्लक्स इतना होगा, रेडियस यहां है तब भी फ्लक्स इतना होगा, रेडियस यहां है तब भी फ्लक्स इतना होगा, रेडियस यहां है तब भी फ्लक्स इतना ही होगा अगर सरफेस क्लोज्ड है तो। सरफेस क्लोज नहीं है तो हमें बाय यूजिंग फार्मूला उस सरफेस से कनेक्टेड फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। इट मींस वी कैन अप्लाई द गॉस थ्योरम ऑन द पर्टिकुलर shapes and size that are covered completely, that are covering the completely the charge। समझना मेरी बात को, अगर वो चार्ज को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं, चार्ज इज देयर, स्फीयर इसको ऐसे कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है, तो आप गॉस थ्योरम से डायरेक्ट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा सकते। आप कमरे के अंदर हैं, क्योंकि देखो यार एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप कमरे के अंदर हैं, छोटा कमरा है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, टोटल फ्लक्स नीचे वाली सरफेस से, ऊपर वाली सरफेस से, दाएं वाली सरफेस से, बाएं वाली सरफेस से, फ्रंट वाली सरफेस से, बैक वाली सरफेस, सबसे मिला के टोटल फ्लक्स कनेक्टेड कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सरफेस से पूछ लिया है तो 1/6 ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ 6 इक्वल सरफेसेस आर देयर, अगर नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट बाय यूनिट सरफेस एंड देन मल्टीप्लाई द सरफेस ऑफ द पर्टिकुलर वॉल फ्रॉम व्हिच यू आर कैलकुलेटिंग। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करें भाई, इस थ्योरम को आपको प्रूफ भी तो करना होगा, ये तो थ्योरम हो गया, प्रूफ कैसे किया जाए, इसका प्रूफ निकालना है। मैंने कहा था दो तरीके से करवाऊंगा, एक में मैं सॉलिड एंगल यूज करूंगा और एक में मैं सॉलिड एंगल नहीं यूज करूंगा, ठीक। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करना है यहां से, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अच्छा, मैं अगर यहां से इस पॉइंट 4 से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए तो आई थिंक आप लोगों को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार याद हो गया होगा, इसीलिए मैंने ये अलग से लिख दिया है कि भैया वैल्यू ये होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई को हम लिख सकते हैं E डॉट डी ए, ये हो गया E वेक्टर, ये हो गया डी ए वेक्टर, कोई परेशानी, बहुत सिंपल सा है।
कुछ भी नया नहीं किया, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा दिया बस, और कुछ अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर गलती से भी ऐड कर दिया तो पूरे डेरिवेशन की वॉट लग जाएगी। यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज, इंटीग्रेशन क्लोज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dA वेक्टर। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, हम नई लाइन में यहां dA वेक्टर नहीं लगाते, इससे आगे लाइन में हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन e dA cos थीटा। अभी मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं कि इफ द थीटा इज एनी एंगल यू कैन यूज थीटा, बट हियर द थीटा इज इक्वल्स टू 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब हमारी वैल्यू ही 1 हो गई तो मैंने यहां से अगर cos यहां नहीं लगाया तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत देखो दो मैंने कहा था यहां से हम इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जैसा आपकी बुक में दिया हो, जैसा आपके पर्टिकुलर टीचर ने बताया हो वैसा आप कीजिएगा। ये मत कहिएगा कि साहब देवेश सर ने तो ऐसा बता दिया था। दो तरीके से हम यहां से इसे मोड़ सकते हैं। पहली बात, मैं भाई देखो 1 पे इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, 4 पाई पे इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, एप्सिलॉन पे इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, q पे इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, dA पे तो लगेगा। तो मैं इसे लिख देता हूं ऐसे, नेक्स्ट लाइन जो यहां से आगे आएगी वो लाइन में यहां लिख दे रहा हूं कि भैया हमारी phi e की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q भी हमारा एज इट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, d ओमेगा इक्वल्स टू dA अपॉन r स्क्वायर, और अगर यहां पे cos होता तो 1 हो गया, अगर होता तो यहां cos लगा देते तब भी वो d ओमेगा रहता। ठीक है, d अपॉन r स्क्वायर इज d ओमेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। और ओमेगा पूरा सरफेस के लिए हमने क्या निकाला था याद करो 4 पाई, तो हमारी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये क्या आ गई 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। ठीक है, यहां तक एज इट इज d5 की वैल्यू e डॉट dA की वैल्यू e dA cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 तो e dA हो जाएगा, e की वैल्यू लगा दी, dA की वैल्यू लगा दी, फिर dA अपॉन r स्क्वायर पे इंटीग्रेशन लगा दिया, वो d ओमेगा बन गया, d ओमेगा इंटीग्रेशन 4 पाई लगा दिया, आंसर आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव करना था आई थिंक, हेंस प्रूव। दूसरा तरीका कि भाई r तो चेंज होना नहीं है, इंटीग्रेशन dA पे लगाओ, तो चेंज होना नहीं है, इंटीग्रेशन किस पे लगाओ dA पे लगाओ, इस वाले एरिया पे। जैसे इंटीग्रेशन आप dA पे लगाएंगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिल जाएगा phi e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर से r स्क्वायर काट डालो, 4 पाई से 4 पाई काट डालो, आंसर क्या आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मेथड हम बाकी के और डेरिवेशंस में भी यूज करेंगे, इसलिए मैं इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं कि हमने यहां से ड्राइव किया, यहां से a की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर लगा दी, सिलेंडर 1 में a की वैल्यू 2 पाई r s लगा दी, 2 पाई r l से काम चल रहा है 2 पाई r l लगा दिया, अगर कोई और शेप का साइज बनना है उसका एरिया लगा दिया, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस पॉइंट को ज्यादा प्रेफर करता हूं इन कंपैरिजन टू अदर पॉइंट्स। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? बात आती है कि भाई अगर हमारा कोई कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज बाहर से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, फ्लक्स जीरो क्यों होता है? क्योंकि फील्ड लाइन इधर से आ रही है, मैं कंडक्टर हूं, मैं बेस पे खड़ा हूं, फील्ड लाइन आई, प्लस माइनस इंडक्शन हो जाएगा मेरी बॉडी के अंदर, प्लस माइनस, प्लस से मिलने वाला फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस से मिलने वाला फ्लक्स माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर 0, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इसीलिए जब कोई भी कंडक्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बाहर ही सब कुछ रहता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या हो जाता है। तो भैया गॉस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब इसके एप्लीकेशंस हमें नेक्स्ट में पढ़ने हैं। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर, दूसरा क्या पढ़ा, सॉलिड एंगल, तीसरा क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि फाई की वैल्यू डी फाई से आप पाएंगे ई डॉट डी का फार्मूला ई डी cos थीटा, इसका फार्मूला ई की वैल्यू पुट कर दी, भाई cos तो 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 e 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds dA। q सारी कांस्टेंट है, dA पे इंटीग्रेशन लगा दिया, जब dA पे इंटीग्रेशन लगेगा तो 4 पाई r स्क्वायर आ गया, 4 से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, q बचा एप्सिलॉन नॉट बचा, इसको लिख दिया, यही हमारी गॉस थ्योरम थी, प्रूव कर दिया। दूसरा मेथड ये था कि ये एंगल यूज करो, तो हर बार एंगल थोड़ी निकाल पाओगे, तो ये केवल स्फीयर के लिए काम करता है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है, दैट्स व्हाई मैंने ये बता दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडी, और जल्दी ही डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, तो यू कैन डाउनलोड द नोट्स एंड यू कैन मेक द नोट्स।